Hello everyone, hi guys, and welcome you all to the Unacademy channel Rank Up. So hi all of you, कैसे हैं आप सब बच्चे? तो गाइस आज मैम आप सबके साथ जुड़ चुके हैं और आज का मैम अपना सेशन यहाँ पे बिगिन करेंगी. सो हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर किड्स, वेलकम एवरीवन. Here's your chemistry educator Khushbu Chopra ma'am with you, and I have done CSIR NET in Chemical Sciences with AIR rank 27. I had experience as a quota faculty, and now this journey is with all of you guys. So let's go ahead. हम आज का सेशन यहाँ से बिगिन करेंगे. So मैम अपना आज का सेशन आप लोगों के साथ यहाँ स्टार्ट कर रही हैं. So have a look here. So as you know कि आज जो हमारा सेशन रहने वाला है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे रहने वाला है. फिर आखिरकार इक्विलिब्रियम होता क्या है, व्हाट इज योर इक्विलिब्रियम, इसके बारे में आज का हमारा डिस्कशन होगा. तो हम अपने डिस्कशन को बिगिन करने से पहले मैम आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर इज दैट कि आप देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे आज सबको मिलती हैं बहुत सारी लाइव क्लासेस. यू आर गोइंग टू गेट अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 आपके लिए. अनअकैडमी एजुकेटर्स आर देयर फॉर यू. अनअकैडमी इज देयर फॉर यू टू हेल्प यू इन एनी हाउ, है ना. So that's why either by the special classes plus platform or iconic. So अगर आप iconic की बात करें, you will have a personal guidance, you are going to get a proper study plan and आपको मिलता है यहाँ पे बहुत अच्छा study material. तो इस सब के थ्रू आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो. इतना ही नहीं, आपके पास प्लस कोर्स होता है. सो प्लस कोर्स में आपको मिलता है, अगर आप देखिए 12 मंथ्स पे आपके पास 54% का ऑफ है और 24 मंथ्स यू आर गोइंग टू गेट 67% ऑफ. तो अगर आप अभी 11th के स्टूडेंट है तो आप अपना 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ले सकते हैं. या आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा. सो यू कैन सी आपके पास 67% ऑफ यहाँ पे रहेगा, है ना. आप आइकॉनिक बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं. अगर आप देखिए 12 मंथ्स के आइकॉनिक बैच में आपके पास 14% का ऑफ है, 24 मंथ्स पे आपके पास 34% का ऑफ है. और आप अगर मैम का रेफरल कोड HELA20 को यूज करते हो तो आपको यहाँ पे एडिशनल 10% का और भी ऑफ मिलता है. ओके गाइस, सो दिस इज माई रेफरल कोड HELA20 जिसका आप सब यूज कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस. जो भी आपको प्लस अच्छा लगता है, आइकॉनिक अच्छा लगता है, यू कैन एनरोल इन दैट. सो विद दिस सुपर पावर वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द सेशन. ठीक है, तो हम अपने सारे सेशंस को एक सुपर डुपर पावर से पढ़ते हैं. ओके, सो सुपर एनर्जी से हम अपने पावर सेशन को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार इक्विलिब्रियम होता क्या है. सो लेट्स गो. आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पे आपको, अगर आप IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पे आपको अनअकैडमी ब्रांडेड स्टडी मटेरियल मिलता है बिल्कुल फ्री. इफ यू हैव अ 12, 18 और 24 मंथ्स का कोर्स अगर आप कोई भी ऑप्ट करते हो तो अनअकैडमी पे आप मैम को फॉलो भी कर सकते हो ऑन योर अनअकैडमी ऐप. यू कैन फॉलो मैम ऑन अनअकैडमी ऐप. आप मैम की प्रोफाइल पे जाके मैम को फॉलो कर सकते हैं. एंड फॉर मोर नोटिफिकेशन ऑफ क्लासेस आई विल बी देयर एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फॉर माय क्लासेस. तो चलिए हम अपना आज का सेशन यहाँ से बिगिन करेंगे. तो सेशन में आखिरकार हमें करना क्या है हम ये समझेंगे आज. तो आज का जो सेशन है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज योर इक्विलिब्रियम. ये जो इक्विलिब्रियम हम समझते हैं, ये सुनते हैं फर्स्ट टाइम इन 11th क्लास, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और मैम ने हमेशा देखा ये टॉपिक बच्चों के बीच में हमेशा इज लाइक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आता आखिरकार इसके अंदर होता क्या है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. हमेशा इसके क्वेश्चंस आपके JEE मेंस में, JEE एडवांस में आते ही आते हैं, है ना. तो यहाँ से, और ये चैप्टर एक अपने आप में ही क्या है, वी कैन से कि ये और भी चैप्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है. ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर आता होगा तभी आप आगे चल के 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सबको बहुत अच्छे से समझ पाओगे. तो चलिए हम इक्विलिब्रियम को बिगिन करेंगे आज के सेशन में और समझेंगे आखिरकार इसमें क्या है. सो लेट्स गो अहेड एवरीवन. तो देखिए अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, isn't it, if we talk about the equilibrium, so what it is, है ना. सबसे पहले मैम आपको इसकी एक डेफिनेशन देंगे और फिर हम धीरे धीरे करके इसके बारे में पढ़ेंगे. तो इक्विलिब्रियम है क्या. ये एक ऐसी स्टेज है, देखिए इस स्टेज पे मतलब हमारा कोई रिएक्शन हो रहा होगा पर एक पर्टिकुलर स्टेट पे हम कहेंगे, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है सिस्टम की. ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होता, एक टाइम पे हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है. किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम आता है. और कब कहेंगे कि हाँ अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, जब हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम से जुड़े हुए पैरामीटर्स. फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करूं, अगर मैं आपके बारे में डिफाइन करूं तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ कि आपकी हाइट क्या है
है ना, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर हम आपके बारे में बोले आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, तो ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपके बारे में बता रहे हैं। और अगर मैं एक अपनी सिस्टम, एक रिएक्शन के बारे में बात करूं, एक जनरल हमने रिएक्शन ले लिया जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, है ना, तो इनके अंदर मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ले सकती हूँ। जैसे मैंने इसका टेम्परेचर के बारे में स्टडी करा, मैंने इसके यहाँ पे प्रेशर के बारे में स्टडी करा, मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन का कंसेंट्रेशन को स्टडी करा, हमने यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स को स्टडी करे, ओके, हमने इस रिएक्शन का पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में स्टडी करा। ठीक है, तो ये जो भी हम इस रिएक्शन के बारे में जिन पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं वो ही उस रिएक्शन के पैरामीटर्स हो गए। जब भी ये पैरामीटर्स कांस्टेंट हो जाएंगे, इन पैरामीटर्स में चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन दीज पैरामीटर्स, तब हम क्या कहेंगे कि यस, आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट बचपन से लेके अब तक बढ़ी, अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब आपकी हाइट क्या हो गई है, रुक गई है, कांस्टेंट हो गई है, तब उस पैरामीटर में चेंज नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स आपकी हाइट यहाँ पे क्या है, वो पैरामीटर है जो कांस्टेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ चुका है। ओके, सिमिलरली अगर हमने कहा वेट, आपका वेट भी कांस्टेंट हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सो इट मीन्स वो भी क्या अटेन कर चुका है, कि इक्विलिब्रियम पे अटेन कर चुका है। यस और नो? सो वी कैन से, तो जैसे ही अगर हमने कहा देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, है ना, या देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, टाइम के साथ साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये अब आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो कर रहा है। ओके, तो जब भी कोई पैरामीटर में चेंज नहीं होता, सो वी कैन से वहां पे आपका वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन कर रहा है। इफ देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमने कहा यहाँ पे प्रेशर भी नहीं बदल रहा, डीपी बाई डी टाइम के साथ साथ प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, रेट। सो टाइम के साथ साथ किसी चीज में चेंज नहीं आना, उसकी रेट को शो कर रहा है ना, सो वी कैन से अब हमारे सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये हमारी बहुत जनरल डेफिनेशन हुई। जब हमारे सिस्टम का कोई भी पैरामीटर्स जिसके बारे में हम वहां स्टडी कर रहे हैं, किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड, वो अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो वो हो जाता है हमारा क्या, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब देखिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम जनरली जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, तो आप देखोगे आपका चैप्टर का नाम ही एक्चुअली में क्या है, कंप्लीट नाम की बात करें तो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हाइट नहीं देखेंगे, यहाँ पे वेट नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, और रिएक्शन से प्रोडक्ट में बदलने पर क्या चेंज हो रहा है, वहां पे आप जानते हैं कंसंट्रेशन, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, जब भी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसकी वैल्यू में और चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन कर लेगा। सो डीसी बाई डी क्या हो गया, जीरो। सो नो चेंज इन कंसंट्रेशन, जब भी आप देखोगे कि कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्शन में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो जब इनका कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है। इज इट इट इज अटेन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब देखिए, ये सब डेफिनेशंस मैम आपको समझाएंगी। जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बोलने का और रेट ऑफ बैकवर्ड बोलने का। क्या मतलब है ये कहने का कि रिएक्शन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ओके, और गैसेस हम देखेंगे हमेशा ये क्लोज्ड कंटेनर में होता है। किस तरीके से हम ये स्टेटमेंट्स को बोल सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। इस चीज को हम समझेंगे, पर उसको समझने के लिए हमने क्या करा, हमने रिएक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब क्या, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट को भी बना सकते हैं, तो दोनों डायरेक्शन में होगा। ये कभी भी खत्म नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कभी भी आपको 100%, अगर स्टार्टिंग में आपका T0 क्या दिया हुआ, आपको A दिया हुआ है, और ये आपके पास स्टार्टिंग में 0 है, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करा तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन था वहां A मोल्स, प्रोडक्ट के थे 0 मोल्स, पर चाहे कुछ समय बाद आप देख लो, इवन आपका रिएक्शन खत्म भी हो जाए, है ना, पहली बात तो ये खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे किसी भी टाइम पे आप देख लो, ये कभी भी यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। एक दिस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेवर गोज टू 0,
क्योंकि प्रोडक्ट आपका दोबारा से किस में बदलने लगेगा, रिएक्टेंट में बदलने लगेगा। तो ये रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होता, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन यहाँ कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन नेवर रीच टू जीरो हियर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम देखेंगे इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आ जाता है मतलब क्या, मतलब कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बदल रहा है, अगर स्टार्टिंग में T0 पे ये आपको दिया हुआ था 10 मोल्स, यहाँ पे थे इसके 0 मोल्स, तो अगर आपने 1 घंटे बाद देखा तो इसके हो गए 9 मोल्स, इसके बन गए यहाँ पे 1 मोल्स। फिर 2 घंटे बाद आपने देखा यहाँ पे रह गए 8 मोल्स, इसके बन गए 2 मोल्स। फिर 3 घंटे बाद देखा आपने यहाँ पे बच गए 7 मोल्स, यहाँ पे बन गए 3 मोल्स। पर आपने क्या देखा, 3 घंटे के बाद जब भी आप देख रहे हो T इज इक्वल टू 4 R पे, 4 घंटे बाद आपने देखा तब भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। फिर 5 घंटे बाद आपने देखा तो यहाँ पे भी आपको 7 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3। फिर 6 घंटे बाद आपने देखा तब भी यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। मतलब T इज इक्वल टू 3 घंटे पे हम क्या कह सकते हैं, अब आपका यहां से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज। हमने क्या कहा था, टाइम के साथ साथ जब कंसंट्रेशन में चेंज ना आए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन इस टाइम के बाद क्या है, सेम हो चुका है। तो मतलब अब इस टाइम पे उसने क्या अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम। यहां पे वो क्या अटेन कर चुका है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है। इज इट क्लियर एवरीवन, क्या सबको समझ आया किस तरीके से इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम दिखाया। ओके, अदरवाइज द रिएक्शन इज रिवर्स। तो ऐसे ही कंडीशंस जहां पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाए, ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो ना प्रोडक्ट का, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो टाइम हमारा हो जाएगा। अब ये जो स्टेट है, ये जो स्टेज है हमारी जहां पे ये सब चेंज नहीं हो रहा, ये पूरी की पूरी स्टेज जो स्टेट यहां से इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ और ये पूरी की पूरी हमें किसकी स्टेट दिखाती है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारा सिस्टम कौन सी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। क्लियर एवरीवन। तो ऐसा एग्जांपल्स अगर हम देखें कौन से रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, तो जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो ये जो रिएक्शन है ये किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम को हमेशा हम क्लोज कंटेनर में देखेंगे, अदरवाइज ओपन कंटेनर होगा तो CO2 बाहर निकल जाएगी, है ना। तो CO2 बाहर निकल जाएगी तो दोबारा से रिएक्शन रिवर्स में नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हुई रिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है, अब देखिए हमने आपको सबसे पहले बताया कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, और एज वेल एज हमारे पास फिजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें जहां पे फेज चेंज हम देखते हैं, जहां पे भी आपका फेज चेंज होता है दैट इज या फिजिकल प्रोसेस होते हैं, वहां पे भी आपके पास इक्विलिब्रियम हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिए आपको पता है सॉलिड फेज से लिक्विड में चेंज होता है, तो ये एट अ फिक्स्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ पे फिक्स प्रेशर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा, है ना। इस कंडीशन पे जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो नो चेंज इन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हो रहा है, दैट इज एट अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और अ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक फिक्स आपका मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका, इसलिए यू व्हाट यू से कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, यस और नो। सिमिलरली हम यहाँ पे देख ले लिक्विड गैस में बदल रहा है, तो आपने कहा ये भी क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे है, फिक्स प्रेशर पे है ना। फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर, यहाँ पे भी आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट किस पे है, जो चीज चेंज नहीं हो रही वो कांस्टेंट, तो ये आपका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। आपको ये जो इक्विलिब्रियम मिलेगा एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब कोई एक पैरामीटर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, अब वो चेंज नहीं करने वाला। क्लियर। ऐसे ही हम देखेंगे सॉलिड गैस में बदल रहा है, सॉलिड गैस में बदल रहा है तो हमारे पास पता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वी नो सब्लिमेशन रिएक्शन होता है, तो जो फॉरवर्ड जा रहा होगा जो बैकवर्ड जा रहा होगा वो दोनों की रेट सेम हो जाएगी। कैसे होगी देखेंगे इसको। इतना ही नहीं, जब मान लीजिए आपने सॉलिड को, जैसे शुगर को आपने क्या करा, वाटर में डिसॉल्व करा, ठीक है, शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व करा, तो ये आप क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन। या आप जब भी डिसोल्यूशन करेंगे तब भी यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। तो जो सॉलिड आप डिसॉल्व कर रहे हो
वो सॉलिड जो डिसॉल्व होता जा रहा है, साथ ही साथ आपको जो सोल्यूशन मिल रहा है, उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो जो सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है दैट इज डिसोल्यूशन, और जो सॉल्यूशन में अब आपका जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस आपके होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो जब दोनों क्या होंगे, सेम रेट से होने लगेंगे, तब हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। कैसे कहा, देखते हैं। देखिए, हमारे पास जब भी रिएक्शन होगा, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, गैस। तो जो गैस आप यहाँ पे डिसॉल्व कर रहे हो, गैस का डिसोल्यूशन कर रहे हो लिक्विड के अंदर, मान लीजिए आप और नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व कर रहे हो पानी के अंदर, यहाँ पे भी आपको क्या मिल सकता है, आपको यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम मिल सकता है। तो ये जो सॉलिड और ये सॉरी यहाँ पे सॉलिड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी गैस और सोल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम। सो देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द गैस एंड योर जो सोल्यूशन है। तो जो प्रेशर यहाँ पे आपका गैस के मॉलिक्यूल्स दे रहे होंगे, है ना, ये सब क्लोज्ड में आएगा, क्लोज्ड में। तो जो गैस का प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा, जो प्रेशर आपका यहाँ पे होगा सोल्यूशन के अंदर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो प्रेशर इज गेटिंग कांस्टेंट। तो जब जब ये कंडीशंस हमारे पास होगी, हम कहेंगे हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो देख लीजिए, अगर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे, इवेपोरेशन होगा, ये देखिए मॉलिक्यूल्स अगर एस्केप कर गए तो रिटर्न नहीं करेंगे, तो मींस कभी भी नो ओपन वेसल, ओपन वेसल में कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। देखिए ये रिवर्स, रिवर्स कहाँ पे बैक होंगे, ऐसे फॉरवर्ड में भी जाएंगे और बैकवर्ड में भी जाएंगे जब भी आपके पास क्या होगी, क्लोज्ड वेसल। सो हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन क्लोज्ड वेसल, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन इन क्लोज्ड वेसल। क्लियर ना? तो ये हम बता सकते हैं कि कब इक्विलिब्रियम आ सकता है, कब इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो ये हमने बिल्कुल फिजिकल प्रोसेस के लिए बोला। जैसे आप देख रहे हो, हमने देखा ना सब्लिम, ये क्या है, सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर्स, सॉलिड वेपर्स में बदल रहे हैं, है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। देखो सॉलिड और वेपर का, सॉलिड और वेपर का, सॉलिड और वेपर का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये इन दोनों का, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, फॉरवर्ड हो गया। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहा है तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड। अब दोनों की रेट जिस स्पीड से फॉरवर्ड हो रहा है, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिस वक्त सेम हो जाएगी, ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और यही इक्विलिब्रियम है। तो हमने क्या कहा, जब भी स्पीड, स्पीड दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिस रेट से फॉरवर्ड हो रहा है और जिस रेट से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड जैसे ही हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, यही आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है, दिस इज इन द इनका फेज के अंदर चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। तो हम देख सकते हैं इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर। सो लेट्स हैव अ लुक गाइस। सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे मैम ने अभी आपको बताया था, आपका क्या हो जाएगा, पैरामीटर कांस्टेंट हो जाएगा। सो योर देयर विल बी नो चेंज इन द ओके। सो यहाँ पे मैम क्या कह रही थी, वन ऑफ द पैरामीटर इज गोइंग टू गेट कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पैरामीटर्स होंगे, जो रिएक्शन का पैरामीटर होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ साथ। तो हम क्या कहेंगे, जैसे आपने लिक्विड को वेपर में बदला, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने देखा था ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसको आपने कहा, ये आपको सो वाटर लिक्विड टू वाटर गैस। सिमिलरली आप देख सकते हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है एट अ फिक्स टेम्परेचर, जो मेल्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ फिक्स टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे मिलेगा। ऐसे ही सोल्यूट को हम सोल्यूशन में बोल रहे हैं, दैट इज डिसोल्यूशन। यहाँ पे क्या कंसेंट आपका क्या सेम हो जाएगा, कंसेंट्रेशन। देयर विल बी नो चेंज इन द कंसेंट्रेशन विद द टाइम। सो कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है आपका, कांस्टेंट हो रहा है, टाइम के साथ साथ नहीं बदलेगा वो, है ना। ऐसे ही आप देख सकते हो, ये डिसोल्यूशन हो गया। ऐसे ही हमने देखा, गैस को हम वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, तो पहले गैस गैशियस स्टेट में थी, फिर गैस किस में आ गई, एक्वस स्टेट में आ गई। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, जो इसका प्रेशर होगा, गैस के टर्म्स में हम क्या करेंगे, प्रेशर को ले लेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर में भी चेंज नहीं होगा। तो वन ऑफ योर पैरामीटर वो कांस्टेंट हो जाएगा जब जब आपकी फेज के अंदर कोई चेंज होगा।
सो ऐसे फेज के चेंज में जब भी कोई पैरामीटर आपका कांस्टेंट हो रहा है तो आप क्या कहोगे, वहां पे आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो देखिए, अब जो भी हमने पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर? Which of the following is not a general characteristic of equilibria involving physical process? तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है जो इक्विलिब्रियम को नहीं दिखाता? ओके, सो लेट्स सी दैट। देख लेते हैं कौन सा वो फीचर है। सो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड वेसल, ये हम पढ़ चुके हैं। यस। All measurable properties of a system remain constant. Measurable means all the parameters अभी हमने पढ़े वो क्या हो जाएंगे, constant हो जाएंगे with the time. Yes. All the physical process stops at equilibrium. अब ये हमें देखना पड़ेगा, क्या ऐसा होता है कि सारा इक्विलिब्रियम मतलब कि अब रिएक्शन नहीं हो रहा? क्या ये कहना सही है इक्विलिब्रियम मतलब आगे रिएक्शन नहीं होगा? तो ये कहना पूरा का पूरा गलत है। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट एंड देयर इज डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन। तो यस, इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, इसको भी अभी हम समझेंगे। सो लेट्स गो अहेड। क्यों मैम ने कहा कि ये सी ऑप्शन आपका गलत होगा कि फिजिकल प्रोसेस में मतलब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है? ठीक है, इसको भी अभी हम समझेंगे। लेट्स सी दिस अनदर क्वेश्चन। A reaction is said to be equilibrium. कब हम किस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है? अभी मैम ने आपको बताया, एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाएगा। एक बैकवर्ड में होगा तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगा। तो जब जब दोनों की रेट है ना, एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, एक बार प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना, तो ये हुआ फॉरवर्ड, ये हुआ बैकवर्ड। तो जब जब दोनों की रेट क्या हो जाए, सेम, है ना। सो द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगी फॉर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। एट दिस स्टेज व्हाट आई एम गोइंग टू से कि मेरे सिस्टम में क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका। 50% ऑफ रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। 80 भी हो सकता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ सकता है ना। कंसेंट्रेशन तो 80 होने के बाद, बस वो चेंज नहीं होना चाहिए एक बार अटेन होने के बाद, है ना। ऐसा नहीं है कि जब रिएक्शन खत्म हो रहा हो तभी इक्विलिब्रियम आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं द ओनली कंडीशन टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम इज दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये तो हमने देखा कि आखिरकार हम इक्विलिब्रियम की बात कौन से रिएक्शंस के अंदर करते हैं। जब भी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं तब वहां पे हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज केसेस जब भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे? इरिवर्सिबल, अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? जहां पे आप देखोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही बदलता है, या और आई कैन से कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है, वाइस वर्सा एक साथ दोनों चेंज नहीं हो सकते। या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलेगा, दोनों एक साथ नहीं बदलेंगे, कोई भी एक डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज यूनि डायरेक्शन। गो फॉर कंप्लीशन। ये यहाँ अगर आपने t इज इक्वल्स टू 0 पे इसको a लिया था, a मोल्स लिया था, तब इसके 0 मोल्स थे। तो जब आप देखोगे रिएक्शन खत्म हो रहा है, सो t जब भी आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट जब भी होगा तब आप देखोगे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा a प्रोडक्ट में बदल जाता है, रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन यहाँ 0 हो सकता है बट इरिवर्सिबल में 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोबारा वापस आने का चांस ही नहीं बनता। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हम नहीं पढ़ेंगे। तो इट मीन्स हमारा जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसके अंदर हम बार बार जो रिएक्शंस देखने वाले हैं वो होंगे हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस। इज इट क्लियर? सो रिएक्शन इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन आइदर ऑफ द प्रोडक्ट इज सेटल्ड। अब देखिए इरिवर्सिबल कब होगा? जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑल प्रेसिपिटेशन आप देखते होंगे इनऑर्गेनिक के अंदर AgCl का पीपीटी बन जाता है व्हाइट कलर का, बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी, तो ये सारे आपके रिवर्सिबल। अगर मान लीजिए आप कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन एक ओपन कंटेनर में कर देते हो, तो यहाँ से CO2 जो निकली वो बाहर चली गई, अब वो वापस नहीं आई, तो जो आपका रिवर्सिबल हो सकता था वो अब क्या बन चुका है? आपका इरिवर्सिबल, क्योंकि CO2 क्या हो चुकी है? एस्केप आउट। जब भी आपने रिएक्शन को किस में करा? एक ओपन कंटेनर में करा।
इज इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज हाउ यू कैन गेट टू नो। तो अब हम देख सकते हैं कि आखिरकार कौन कौन से हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। हमने ये देख लिया, इसको एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल हमने देखा कि एक ही डायरेक्शन में होगा, ये हमेशा कंप्लीट हो जाता है, इजंट इट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं हो सकता। आप इसको सिंगल एरो से दिखाते हो। विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये दोनों डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, नेवर रीच टू कंप्लीशन। ये आप ओपन कंटेनर में कराते हो, या आप क्लोज्ड कंटेनर में कराते हो। यहाँ पे आप सिंगल एरो नहीं, यहाँ पे आप डबल हेडेड एरो लगाते हो। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैम ने अभी आपको बताया, जहां जहां पे आप देखोगे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है ना। जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, दीज आर अगेन योर व्हाट, इरिवर्सिबल। ठीक है, ओपन वेसल में अगर आपने रिएक्शन कर दिया तो CO2 बाहर चले गई, H2S बाहर चला गया, तो ये ओपन वेसल में होंगे तो इरिवर्सिबल। क्लोज्ड वेसल में कराओगे तो ये रिवर्सिबल। फेज चेंज जहां पे भी होगा, फेज चेंज हो रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, तो वो भी क्या हो गया, ये वो भी हो गया रिवर्सिबल। ठीक है, होमोजीनियस रिएक्शन, ओनली वन फेज इज प्रेजेंट। ओके, ये भी हम पढ़ेंगे व्हाट इज होमोजीनियस एंड ऑल। सो इस तरीके से हमने देख लिया आखिरकार कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। अब इसी इक्विलिब्रियम को हम कुछ ग्राफ्स के थ्रू स्टडी करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ आया ना। तो मैम को एक बार फटाफट से थम्स अप दे दीजिए कि यस, इतना टॉपिक आप सबको क्लियर है। तो आज की क्लास में आखिर इक्विलिब्रियम क्या है ना, ये बिल्कुल आपके दिमाग से जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सो अब हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम विद द ग्राफ। तो कैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफ के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, मैम ने आपको क्या बताया कि जब जब आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ चुका है ना। तो देखिए, जब भी हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है उस वक्त, है ना। तो हम देखेंगे इस वक्त हमारे पास खाली रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे बना ही नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे देखोगे टाइम आगे बढ़ा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आप देखोगे रिएक्टेंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, है ना। रिएक्टेंट आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बिल्कुल। और धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पे क्या बनता जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा। धीरे धीरे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है। यस और नो गाइस? तो रिएक्टेंट तो कम हो रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। और धीरे धीरे आप देखोगे कि अब जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगेगा, जैसे ही प्रोडक्ट बनने लगेगा तो वो क्या करेगा, वापस जाने लगेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। जब भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम कैसा रिएक्शन लेंगे, ऑलवेज द रिवर्सिबल रिएक्शन ही लेंगे। तब हमने कहा कि धीरे धीरे प्रोडक्ट किसमें बदलेगा, रिएक्टेंट में, तो बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो जाएगा। तो वहां पे अब ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे या इस टाइम पे मैं कहूंगी यहाँ पे क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। क्योंकि इस टाइम पे आप देख रहे हैं ये जो रेट था फॉरवर्ड का और रेट ऑफ बैकवर्ड वो बराबर हो गया है, और यही हमने कहा था इक्विलिब्रियम है। तो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट पे, इस टाइम पे वो दिखा रहा है कि हमारा सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। इतना ही नहीं, हमने क्या कहा था, अगर ग्राफ बन रहा है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो मैम ने आप सबको बताया था कि इक्विलिब्रियम कब आएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, जब कोई भी पैरामीटर, तो हमने अगर कंसंट्रेशन ले लिया, उसका टाइम के साथ साथ कोई चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब जब आपका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, या हम कहेंगे वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं कर रहा, सो व्हाट वी कैन से कि वहां पे इक्विलिब्रियम आ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको पता है ए और बी अगर हमारे रिएक्टेंट हैं और वो बनाते हैं सी, ठीक है, तो पहले ए और बी का कंसंट्रेशन घटेगा, तो आप देख सकते हो कंसंट्रेशन कम हो रहा है ए और बी का, येलो वाले ग्राफ से। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इस टाइम पे, तो मैम आपको वो टाइम दिखाती है, अगर आप इस टाइम पे देखें यहाँ पे ये टाइम है ना, यहां से आप देख सकते हो
इस टाइम से अगर हम देखें तो ये C का कंसेंट्रेशन सेम है और ये रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये ग्राफ कैसे जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। आप देख रहे हैं कोई भी चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज। यहां पे भी आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जब जब कोई चेंज नहीं होगा तब हम वहां पे क्या कहेंगे कि जब जब चेंज नहीं हो रहा कंसेंट्रेशन, तब तक वहां पे आपके पास इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो अब ये टाइम आपको क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम बता रहा है। यहाँ पे आपका क्या बन चुका है, एट इक्विलिब्रियम। इस टाइम पे आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। आई थिंक इट इज अगेन क्लियर किस तरीके से कंसेंट्रेशन इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से रेट इंपॉर्टेंट थी। अब अगर मैम आप सबसे एक क्वेश्चन पूछे, इज दिस ग्राफ डिपिक्ट्स इक्विलिब्रियम, टेल मी, क्या ये ग्राफ आपको इक्विलिब्रियम दिखा रहा है? क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, यस और नो? लेट्स सी आप सब लोग क्या क्या आंसर देते हैं इस ग्राफ के लिए। मैम वेट कर रही हैं आप सबका क्या आंसर आने वाला है। क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ या नहीं हुआ? चलिए इसको देखते हैं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे देखा टाइम पे, सो व्हाट आई एम सीइंग, आई एम वाचिंग हियर, यस रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों सेम हो चुका है। तो अगर आप इसको एक नजर में देखोगे तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड सेम हो चुका है। सो ये क्या होना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यस और नो? बट व्हाट, बट नॉट सो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड तो हमेशा डिक्रीज होगा, तभी तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, यस और नो? both the rates cannot increase simultaneously, both the rate cannot increase simultaneously, yes or no? दोनों की रिएक्शंस की रेट एक साथ नहीं बढ़ सकती हैं, है ना। एक की बढ़ेगी तो एक की घटेगी जरूर। अगर फॉरवर्ड बढ़ेगा तो बैकवर्ड घटेगा, बैकवर्ड घटेगा तो फॉरवर्ड बढ़ेगा, है ना। दोनों एक साथ इंक्रीज नहीं हो सकते। तो ये ग्राफ दोनों को इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा है, जो गलत है ना। सो इसलिए हम ये ग्राफ को सही ग्राफ नहीं मानेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक अब आप सबको क्लियर हो चुका है आखिरकार इक्विलिब्रियम क्या है। यस तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे किसके, आपके इक्विलिब्रियम के। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम? सो लेट्स सी गाइस। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड वेसल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही हम पढ़ चुके, अदरवाइज गैसेस एस्केप आउट हो जाएंगी। ओके इक्विलिब्रियम, अपोजिंग इक्विलिब्रियम कैसा है, डायनामिक है। व्हाट इज मीन बाय डायनामिक? जैसा मैम ने आपको बताया, आपकी हाइट के बारे में बात करें तो आपकी हाइट रुक चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, उसने एक फिक्स वैल्यू को अटेन कर लिया और अब वो रुक गई है, वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नहीं बढ़ सकती। पर हम देखेंगे कि हमारा रिएक्शन तो चलता ही रहता है, भले वहां पे कंसेंट्रेशन या कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट हो जाए, रिएक्शन नहीं रुकता। ओके सो व्हाट वी हैव सीन कि पैरामीटर्स जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो कांस्टेंट हो जाएंगी, रिएक्शन मूव ऑन करता रहता है, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। ठीक है, रिएक्शन नहीं रुकता। कैसे हमें पता चला है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया, जब हमने एक रिएक्शन लिया, है ना। रिएक्शन में हमने देखा कि ए और बी हमारे क्या थे, रिएक्टेंट्स थे। रिएक्टेंट थे तो इनका कंसेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ। सी और डी क्या थे, हमारे प्रोडक्ट्स थे। धीरे धीरे हमने देखा रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थे, धीरे धीरे देखा हमने इनका कंसेंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके सो दिस जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हुआ कम हुआ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी कम हुई। जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ बैकवर्ड आपकी बढ़ने लगी, है ना। जो टाइम पे आपने देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गई तो वहां पे आपने कहा क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। वहां पे आपने देखा इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है। जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा कहां पे, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हुई, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है और यही हमारी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है
कि जहां पे भी आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड इज गेटिंग इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दिस इज वेयर योर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमने कहा कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए इस चीज को हम समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, लेट्स सी। देखिए हमने एक कंटेनर में एक रिएक्शन कराया, हमने देखा कि H2 जब N2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, N2 और H2, तो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, अमोनिया। ये इक्विलिब्रियम में था। सेम हमने क्या करा, इसी रिएक्शन के अंदर आइसोटोप से एक्सचेंज करा। क्या डाल दिया, आइसोटोप। किसका आइसोटोप डाल दिया, हाइड्रोजन H11 की जगह हमने डाल दिया ड्यूटेरियम का आइसोटोप। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे D2 हो जाएगा, N2 का N2 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ND3। ये सब क्लोज्ड वेसल में होगा, तभी आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो इस तरीके से आपने एक बार आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। अब जब दोनों को आप मिक्स करते हो, तब आपने क्या करा, इन दोनों को मिक्स करा। सो मिक्स करने पे व्हाट यू आर सीइंग कि आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे NH3 भी था, आपके पास यहाँ पे NH2D भी था, आपके पास यहाँ पे NHD2 भी था, यहाँ पे आपके पास ND3 भी था, H2 भी था और D2 भी था। तो जहां जहां पे ड्यूटेरियम आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता था, उसने उसको रिप्लेस करा जैसे ही दोनों का आपने मिक्सिंग करी। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका रिएक्शन रुका नहीं है, आपका रिएक्शन चल रहा है, इवन दो दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी थी, है ना। दोनों के अंदर, इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम आ चुका था, इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम आ चुका था। तो जब आपने इनको मिक्स करा, तो अगर आप ये कहोगे कि रिएक्शन रुक चुका था, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद भी हाइड्रोजन की जगह कौन आ रहा है, ड्यूटेरियम आ रहा है, वो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सो रिएक्शन इज गोइंग ऑन, रिएक्शन रुका नहीं है। सो व्हाट वी कैन से, जैसे ही हम आइसोटोप का यूज करेंगे, सो केमिकल रिएक्शन रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स आर इक्वल एंड देयर इज नो नेट चेंज, बट रिएक्शन नॉट स्टॉप। सो व्हाट वी कैन से, रिएक्शन, we can say reaction not stop, reaction is still going on, not stop, it is still going on, है ना। इवन दो आपका इक्विलिब्रियम आ चुका है, गोइंग ऑन, वो चल रहा है, हो रहा है रिएक्शन, तो बल्कि दोनों में क्या था, इक्विलिब्रियम आ चुका था। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एक तरीके का कैसा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्लियर। तो देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे किसके, अपने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले आपने कहा ये टाइम क्या हो गया, जहां पे देखिए ये हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, 0 हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोनिया का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। तो किस टाइम पे ये चेंज नहीं हो रहा है, यहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये आपको क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम का टाइम बता रहा है। तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशंस क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट, नो चेंज इन कंसेंट्रेशन। हम कहेंगे कंसेंट्रेशन में नो चेंज है। इज इट क्लियर, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट हियर, इक्विलिब्रियम कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर साइड। ऐसा नहीं है कि अगर रिएक्टेंट हो और वो प्रोडक्ट बनाना चाहे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे ही इक्विलिब्रियम आ सकता है। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन आर से ही स्टार्ट हो सकता है आपका रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो, प्रोडक्ट से स्टार्ट हो, है ना। T इज इक्वल्स टू 0, यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और तब भी आप देखोगे कि कुछ समय बाद यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। और इस केस में भी आपके पास जब आपने प्रोडक्ट से चालू करा, तब भी आप देखोगे कि आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। तो दोनों ही डायरेक्शंस में आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो। कैसे देखा हमने, इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। ये सारे कैरेक्टर्स आपको आने जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे ही देखा कि हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट कराया, तो ये हमारे रिएक्टेंट थे, ये किस में बदल गए, प्रोडक्ट में, ट्वाइस ऑफ HI दे दिया।
ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये वो टाइम है, ये आपको HI का कंसेंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। ये किसका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है? HI का। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन और आयोडाइड का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है ना, H2 और I2 का कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है, ये आपको दिखा रहा है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। अब देखिए अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो ये HI आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। यहां से स्टार्ट करोगे तो ये हाइड्रोजन और आयोडाइड आपका रिएक्टेंट हो गया। यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये HI आपका क्या बन गया? HI रिएक्टेंट बन जाएगा। और यहां से स्टार्ट करोगे तो हाइड्रोजन और आयोडाइड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। पर कहीं से भी आप स्टार्ट करो, आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे ये रिएक्ट इस टाइम पे आपको क्या मिल रहा है? इक्विलिब्रियम मिल रहा है। चाहे आप हाइड्रोजन और आयोडाइड को रिएक्टेंट मानो, चाहे उनको प्रोडक्ट, है ना। तो एक बार हमने इसको रिएक्टेंट लिया, जब इनको रिएक्टेंट लिया तो आप देख सकते हैं H2 और I2 का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है और HI का बढ़ रहा है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए आप इसको रिएक्टेंट मानते हो, HI को रिएक्टेंट मानते हो, तो भी मैं आपको ग्राफ दिखा दे किस तरीके से जाएगा, है ना। तो अगर हमने HI को रिएक्टेंट माना, ये देखिए इसको रिएक्टेंट मान लिया HI को, सो व्हाट वी कैन से, अब रिएक्शन ये जाएगा। HI को आपने रिएक्टेंट माना तो इस तरीके से यहाँ पे कम करेगा HI और ये बढ़ेगा। चाहे कहीं से भी लेके जाइए आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। सो इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है दोनों ही डायरेक्शन से। ओके, तो यहाँ पे भी आपको इक्विलिब्रियम दिख रहा है। हमने देख लिया इक्विलिब्रियम को आप ओपन वेसल में कभी भी नहीं ऑब्टेन कर सकते। इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या चाहिए? क्लोज्ड वेसल, अदरवाइज आपकी जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी? एस्केप। ओके, सो गैसेस गेट एस्केप, तो हमारा रिएक्शन फिर रिवर्सिबल हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, है ना। तो इधर हो जाएगा वो कैसा? इरिवर्सिबल। इधर हमें चाहिए क्या? वो रिवर्सिबल चाहिए। क्लियर? नॉट ओनली दिस, अगर आपके रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और अगर आप उसके अंदर कैटलिस्ट को डाल रहे हो, तो कैटलिस्ट क्या है? हम सब जानते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, स्पीड को चेंज करता है, वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा, कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। सो हम क्या कहेंगे? कभी भी हमारे कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। बस ये होगा कि रिएक्शन जब आपके जल्दी होंगे तो इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, ओके, कैटलिस्ट डालने पे, बट इक्विलिब्रियम के वैल्यू को या इक्विलिब्रियम को वो चेंज नहीं करता। ओके, सो नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े। अब यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट लॉ देखना है, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ मास एक्शन। तो देखिए जब भी आपका कोई रिएक्शन होता है, कंसंट्रेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, तो अगर हम उसकी रेट को बताते हैं तो रेट इज व्हाट? दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट हमारी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। मतलब क्या हुआ इसका? मान लीजिए अगर आप कम रिएक्टेंट ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सप्लोजन की बात करें, अगर हम छोटा सा अगर कोई पटाखा बनाना चाहते हैं ना, क्रैकर्स जो होते हैं, तो अगर थोड़ा सा उसमें एक्सप्लोजन डालेंगे तो थोड़ा सा उसमें धमाका होगा, है ना। और अगर बहुत सारे एक्सप्लोजन ले लेंगे, ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे, तो आप देखोगे बड़ा सा ब्लास्ट होगा। तो जितना रिएक्टर लोगे उतने ही हिसाब से उसकी रेट होगी, ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा तो ज्यादा रेट होगी, कम कंसेंट्रेशन होगा तो कम रेट होगी, है ना। इसी कंसेंट्रेशन को हम एक्टिव मास भी कहते हैं कभी कभार। इसी कंसेंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं? एक्टिव मास भी लिख देते हैं। एक्टिव मास क्या होता है? ये इसकी अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें, एक्चुअल डेफिनेशन, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू कंसेंट्रेशन। बट बिकॉज हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट को हमेशा 1 लेते हैं, तो इन शॉर्ट हमेशा हम ये मानते हैं कि एक्टिव मास ही मोलर कंसेंट्रेशन होता है, क्योंकि हमारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं, और उनके लिए हम हमेशा ही एक्टिव मास को मोलर कंसेंट्रेशन ही मानेंगे।
ओके, तो आपका जो भी कंसेंट्रेशन होगा वो ही आपका एक्टिव मास रहेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, तो अगर मुझे उसकी रेट लिखनी है तो मैंने क्या कहा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस और नो? अब यहाँ पे आपके रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे आपके रिएक्टेंट है ए और बी। अब जैसे ही आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, सो दिस कांस्टेंट इज योर के। ये क्या हो गया, आपका एक कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं एज योर रेट कांस्टेंट। क्लियर? इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेट लॉ को लिख सकते हो, जिसको आप लॉ ऑफ मास एक्शन भी कह रहे हैं ना। सी व्हाट, ये हमने लिखा लॉ। ओके, सो आप इसको कह सकते हैं रेट कांस्टेंट, या आप इसको आपने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मान लीजिए आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोएफिशिएंट्स। अगर आपके पास यहाँ अलग अलग कोएफिशिएंट हो जाते हैं, ए बी का बी कोएफिशिएंट, सी का सी कोएफिशिएंट और डी का डी, इन केस ऑफ डिफरेंट कोएफिशिएंट्स, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखेंगे सो वो क्या हो जाएगी, के एफ, रेट कांस्टेंट के एफ, और ये आप देख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। रेट ऑफ बैकवर्ड, अब देखिए अगर बैकवर्ड जाएगा तो ये रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। कंसेंट्रेशन बैकवर्ड का, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का क्या हो जाएगा, so rate of backward is equals to rate constant of backward concentration to the power c and concentration of d to the power d। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, इनका रेट लॉ को लिख सकते हैं या लॉ ऑफ मास एक्शन को लिख सकते हैं, है ना। ये कहां से आया, फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट योर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ पावर, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। तो इस तरीके से आपने ये लिख दिया। तो अब हम जानते हैं, अभी हमने देखा रेट ऑफ फॉरवर्ड, अगर आपके पास एक जनरल रिएक्शन था ए टू ए बी टू बी, है ना, वो आपको दे रहा है, या अगर फॉरवर्ड रिएक्शन था वो आपको दे रहा है सी सी प्लस डी डी। तो फॉरवर्ड के लिए आपने कैसे लिखा, ए का कंसेंट्रेशन टू द पावर ए, बी का कंसेंट्रेशन टू द पावर बी। अगर मान लीजिए ये आपने लिखा इस तरीके से फॉरवर्ड के लिए, अगर मान लीजिए आपका रिएक्शन बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड में ये क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तब आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। एट इक्विलिब्रियम भी आपको पता है क्या होगा, दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे आपका के एफ आ जाएगा, यहाँ पे आपका के बी भी आ जाएगा। तो जैसे ही रेट्स बराबर हुए, व्हाट यू कैन राइट, के एफ a raised to the power a, b raised to the power b is equals to kb, c raised to the power c, d raised to the power d। अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, kf by kb is equals to c raised to the power c, d raised to the power d by a raised to the power a and b raised to the power b। और यही आपका क्या कहलाया जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही क्या बन जाएगा आपका के सी, जिसको हम बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या के ई क्यू लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम। इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब पूरा चैप्टर आपका इसी से डील करेगा। ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइन द के इक्विलिब्रियम। सो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई भी जनरल रिएक्शन है आपके पास, तो उसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर्स, ये इनकी पावर्स है, जो किसके बराबर है, इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, इज द रेशियो ऑफ, तो रेशियो है इनका डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ their reactants raised to their stoichiometric coefficient. So this is known as your equilibrium constant. और इसी को हम बोलते हैं क्या, we call it as the equilibrium law or the law of chemical equilibrium. How you can define it, आप कैसे इसको define कर सकते हैं, so you can see that the product concentration, so it is what, it is the product of, so product means multiplied by the concentration of reaction, products, ये जो आपके products हैं CO2 raised to their stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation divided by the product
of the concentration of reactant raised to their powers. इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का लॉ. A value of equilibrium does not depend upon the initial concentration. और ये कि इक्विलिब्रियम आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. Okay. Not only this, very important, that is equilibrium is attained. Equilibrium is attained whenever equilibrium is attained. जब भी आपका इक्विलिब्रियम अटेन होगा, यू शुड बी नोइंग कि वहां पे आपकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई है, जीरो. तो ये डेल्टा जी जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, ये पैरामीटर क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है. देखिए जब भी हमारे पास, आई थिंक यहाँ तक आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए. तो जब भी हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन होगा, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की पावर सी डी रेज टू द पावर डी बाय ए रेज टू द पावर ए एंड बी रेज टू द पावर बी. जब भी आपको एक प्योर सॉलिड या लिक्विड दिया होगा तो उसका आपका एक्टिविटी मींस कंसंट्रेशन, आप क्या मानेंगे, उसका 1 ही कंसिडर करेंगे. देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो देखिए ये एग्जांपल हुआ और एक मैम एक जनरल रिएक्शन दे रही है. फॉर एग्जांपल 3A प्लस B इज गोइंग टू गिव यू ट्वाइस ऑफ C. तो अगर आप इसका K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C प्रोडक्ट raised to their power divided by concentration of reactant product of the concentration of reactant raised to their powers. Here similarly अगर हम यहाँ पे लिखेंगे K equilibrium, so what we will have, concentration of ammonia to the power 2, concentration of nitrogen to the power 1, concentration of hydrogen to the power 3. So this is how आप अपने expressions को लिख सकते हैं equilibrium constant के. तो आज के सेशन में हमने पढ़ा that what is equilibrium, what are the types of equilibrium, physical, chemical, what are the characteristic features of equilibrium and how to write the equilibrium constant with their expression. कैसे इसको फाइंड करा जाता है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड what are the application of it, वो सब हम पढ़ेंगे बट अपने अपकमिंग लेक्चर्स में. आई होप ये सेशन आपको समझ आया, क्लियर हुआ कि इक्विलिब्रियम है क्या आखिरकार. So if you like this, so you all guys can follow ma'am on Unacademy app. आप मैम को follow कर सकते हो. And that's all for the today's class, guys. Thank you all of you. I hope you guys like it. But don't forget to subscribe the channel. Do press the bell icon and do like and share the session if you enjoyed this. So thank you everyone and take care and get ready for your upcoming sessions. So bye bye all of you and take care, guys.